हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने जीव और पर्यावरण को स्टार्ट किया था, है ना। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जीव और पर्यावरण पे कई प्रकार के कारक प्रभाव डालते हैं। वो कौन कौन थे फिर से हम देख लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहला है भौतिक या अजैविक कारक। तो इसके अंतर्गत भी हमने देखा था कि इसमें भी है एक जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु पर, किसी क्षेत्र की जलवायु पर कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो इसमें पहला है प्रकाश, दूसरा तापमान है, तीसरा है जल वर्षा या फिर अवक्षेपण, चौथा है वायुमंडलीय आर्द्रता, पांचवा वायुमंडलीय गैसें और छठवां है वायु। दूसरा देखिए, स्थलाकृति कारक में समुद्र सतह से ऊंचाई, पर्वतों तथा घाटियों की दिशा और ढलान की प्रवणता और ढलान की अनावरण, ये सभी जो कारक हैं वो स्थलाकृति, एक किसी जगह की स्थलाकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। और उसके बाद थर्ड देखिए, मृदीय कारक। तो मृदीय में पहला है खनिज पदार्थ, दूसरा है मृदा की वायु और तीसरा है मृदा जल और चौथा है कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस। फिर नेक्स्ट देखिए, पहला आपने देखिए ये सब जो हैं, ये तीन कारक जो हैं, स्थलाकृति कारक और मृदीय कारक जो थर्ड है ना, ये सभी भौतिक कारक के अंतर्गत आएंगे, है ना। फिर दूसरा है देखिए जैविक कारक, है ना। तो जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी, जंतु व पौधे। और इसके अलावा है पांचवा सहजीवी जीव और छठा है पादप और जंतु। तो अब हम इनके बारे में, जो कारक हैं इनके बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला जैसे है भौतिक कारक। भौतिक कारक में पहला हमने देखा था जलवायु संबंधी कारक, है ना। तो देखते हैं जलवायु संबंधी कारक। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जलवायु संबंधी कारक। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र या वातावरण को वहाँ की जलवायु ही ये निर्धारित करती है कि क्षेत्र कैसा है ना। तो उसमें देखिए पहला है प्रकाश यानी कि लाइट। तो देखिए, पृथ्वी पर जितने भी प्रकाश पहुँचती है तो उस प्रकाश की मात्रा, ठीक है, किस पर निर्भर करती है। मौसम की भिन्नता, पर्वतों की ऊंचाई और वातावरण की सघनता, आर्द्रता आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब प्रकाश का जो है जैसा भी क्वालिटी रहेगा, जैसा गुण रहेगा और जितनी तीव्रता होगी या जितने समय के लिए प्रकाश जो है किसी क्षेत्र पर पड़ेगा तो उतना ही वो वहाँ के पौधों और जंतुओं पर प्रभावित करेगा, ठीक है। तो प्रकाश में हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर पहुँचने वाले कुल प्रकाश की मात्रा, है ना। इसके अलावा मतलब कि पृथ्वी पर कितना प्रकाश पहुंच रहा है, कितनी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे, मौसम की भिन्नता, मौसम कैसा है किसी क्षेत्र का, ठीक। इसके अलावा उस क्षेत्र में मतलब पर्वत हैं या पठार हैं भी कि नहीं, या पर्वत की ऊंचाई कितनी है ना। पर्वत जो है कम ऊंचे हैं या फिर अधिक ऊंचे हैं, ये भी ध्यान दिया जाता है इस पे। क्या कहेंगे, पर्वतों की ऊंचाई, वातावरण की सघनता आदि पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा जो है, मौसम की भिन्नता, पर्वत ऊंचाई, वातावरण की सघनता आदि पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश होता है वो जो होता है अपने गुण, अपने तीव्रता और अपनी अवधि, ठीक है। प्रकाश का गुण कैसा है, वो कितना तेज है और कितने समय के लिए किसी एक क्षेत्र पर ये
रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस तरह से ये जीवों को और पौधों को, मतलब जंतुओं को और पौधों को प्रभावित करते हैं। तो लिखेंगे हम प्रकाश का गुण, तीव्रता, अवधि, अवधि यानी कि ड्यूरेशन, ठीक है, आदि किसी क्षेत्र के पौधों, जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। देखो ऐसे, देखो इसको इस तरह समझो कि प्रकाश का गुण या तीव्रता, जैसे कि आप देखिए कि जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र हुआ है ना, ध्रुवीय क्षेत्र पे किस तरह से वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां वहाँ पे कम पाई जाएंगी जहाँ बर्फ रहेगा, है ना। प्रकाश यानी कम समय के लिए जा रहा है वहाँ पे, और प्रकाश जो है तेज भी नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, कहते हैं कि बहुत तेज धूप लग रही है ना। तो ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम जो है ठंडा है, ठीक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, प्रकाश के ड्यूरेशन कम है, यानी कम समय तक के लिए सूर्य उगता है, और साथ ही उसकी जो तीव्रता में भी काफ़ी कम है ना। और प्रकृति उसके जो गुण है, क्वालिटी, वो भी जो है काफ़ी हल्की है। तो उस तरह से वहाँ पे कैसे होंगे, उस तरह के पौधे होंगे वहाँ पे उगेंगे, यानी छोटे छोटे पौधे उगेंगे, लाइकेन उगेगा, ठीक है। थोड़े से कम पौधे, थोड़े से कम अगर ठंडे क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि नुकीले पौधे उगेंगे, जैसे पहाड़ों पे आप कहिए नुकीली पत्तियों वाले पौधे उगते हैं, है ना। क्यों नुकीली पत्ती वाले उगते हैं, ताकि उस पर जो है बर्फ ठहर ना सके, ठीक। तो यानी कि जैसा वातावरण होगा, ठीक है, जैसा किसी क्षेत्र का वातावरण होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसा किसी क्षेत्र का प्रकाश की, जैसे किसी क्षेत्र में प्रकाश की जो है अवधि होगी, उसका गुण होगा, उसी तरीके से वहाँ पे जंतु और पौधे पाए जाएंगे। जंतु का अगर बात कर लें तो जंतु जैसे है बर्फीले क्षेत्र में कैसे जंतु पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ के कैसे जंतु पाए जाते हैं, आप जो है इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। तो सबको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे जो हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। भोजन क्या होता है पौधों का, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो हम कहेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में, अच्छा पौधों में क्या पाया जाता है, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और उसकी सहायता से फिर क्या करते हैं कि पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में क्लोरोफिल, PHYL, ठीक है, का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या होता है, हरे पौधे, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन बनाते हैं ना। भोजन उनका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसके अलावा देखिए पौधों में, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, रंध्र, रंध्रों यानी कि स्टोमेटा। खुलने व बंद होने पर प्रकाश का
का प्रभाव। ठीक है, जैसे कि पत्तियों में जब पानी की मात्रा जब अधिक हो जाती है, और लेकिन ये भी देखिए जैसा टेम्परेचर रहेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएंगे ताकि वो एक्स्ट्रा पानी को अपने शरीर से बाहर कर ले। लेकिन जहाँ टेम्परेचर यानी कि जो वातावरण का जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने शरीर में, पौधों में पानी की मात्रा को बनाए रखना है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए पौधों की वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा पौधों में जो एंजाइम्स बनते हैं और ऊतक का निर्माण होता है, इसके अलावा इनमें जो फ्लावरिंग होती है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, इन सभी पर जो है प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। पौधों में वृद्धि, एंजाइम, एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं विकर, एंजाइम का बनना। ठीक है, ऊतक, टिश्यू, ऊतक का विभेदन। ओके, इसके अलावा फ्लावरिंग, अभी मैंने बोला फ्लावरिंग को हिंदी में बोलते हैं पुष्पन, पुष्पन या फ्लावरिंग। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स का संवहन, संवहन यानी कि वितरण कर सकते हैं कि मतलब पूरे प्लांट शरीर में जो है उनका भेजा जाना है ना, संवहन हो गया। तो आदि पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ठीक, और इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के अंकुरण के लिए भी प्रकाश आवश्यक होता है ना। तो ऐसे बीज जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं फोटोब्लास्टिक बीज। ठीक, तो समझते हैं कि कुछ पौधों के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे बीज जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं फोटो ब्लास्टिक बीज। ठीक है, फोटो ब्लास्टिक बीज। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आपको अगर इसे लिखना है तो आप एक सेंटेंस के रूप में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा बीज है जिसके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उस पौधे का नाम है वेनिला फ्रेग्रांस। ठीक है, वेनिला फ्रेग्रांस जो ऐसा बीज होता है, इसके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कैसा बीज है, फोटोब्लास्टिक बीज होता है इस पौधे का। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दीप्तिकालिता। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है पौधे जो है प्रकाश की तरह ही गति भी करते हैं। मतलब जिधर प्रकाश रहेगा उस तरह से उनके जो है उनका शरीर जो है उस तरह से वो जो है उनका शरीर भी उसी तरह से वो झुक जाता है। जैसे आप लोगों ने सूरजमुखी को देखा होगा ना, सूरजमुखी नाम ही है इसका सूरजमुखी, यानी कि जिधर सूरज रहेगा उधर ही जो है सूरजमुखी का फ्लावर जो है मुड़ा रहता है ना। वो जिधर जिधर सूरज जाता रहता है उधर उधर वो अपने शरीर को वो घुमा लेता है। ठीक, तो इस तरह से पौधों में, कुछ पौधों में से इनकी गति भी पाई जाती है, प्रकाश मतलब इनकी गति पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दीप्तिकालिता। तो पौधों की आकृति, कार्यकी और पारिस्थितिकी पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को हम दीप्तिकालिता कहते हैं। पौधों की आकृति, ठीक है, क्या कहेंगे हम, आकृति, कार्यकी एवं पारिस्थितिकी
पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को क्या बोलते हैं? दीप्ति कालिका, कालिता, दीप्ति कालिता बोलते हैं। दीप्ति कालिता को इंग्लिश में बोलते हैं फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पेरियोडिज्म। देखिए, दीप्ति कालिता को भी कई प्रकार से बांटा गया है। इसमें है पहला अल्प प्रकाशिक। ठीक है, अल्प प्रकाशिक पौधे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ऐसे शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट यानी कि इनमें जो है फ्लावरिंग के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अल्प प्रकाशिक शॉर्ट डे। ठीक है, नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यानी कि इनमें फ्लावरिंग के लिए यानी कि पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, पुष्पन के लिए कम समय के लिए। ठीक है, कम प्रकाश यानी कम प्रकाश कैसे मिलेगा? कम समय के लिए प्रकाश, अवधि, ड्यूरेशन कर लीजिए। पुष्पन के लिए कम अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि धतूरा। इसके अलावा जैंथियम नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसा होता है। और एक और पौधा है, हाँ, सोयाबीन। सोयाबीन में भी जो है पुष्पन के लिए यानी कि फ्लावरिंग के लिए प्रकाश की कम आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, कम अवधि के लिए प्रकाश जो है कब मिलेगा? आप जरा ऐसे ही जरा सोचिए, ऐसा कब होगा कि जब प्रकाश जो है कम अवधि के लिए ही हमें प्राप्त हो? तो ऐसा कब होता है? जाड़ों में होता है ना। उसमें क्या होता है? प्रकाश जो है कम अवधि के लिए प्राप्त होता है। तो ये सब पौधे जो है अधिकतर इनमें फ्लावरिंग की प्रक्रिया कब होनी चाहिए? जाड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, देखो बेटा, दीर्घ प्रकाशी पौधे। अब आप लोग क्लियर हो रहे होंगे। कम प्रकाश में हमने क्या देखा था? कम अवधि के लिए, है ना, पुष्पन के लिए कम अवधि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब दीर्घ प्रकाशी में क्या होगा कि पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश, अधिक समय के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। पुष्पन के लिए अधिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो जैसे हो गया पालक, है ना, पालक हो गया, और मूली, राई आदि। अब देखिए, नेक्स्ट है दिवस निरपेक्ष पौधे, डे नेचुरल प्लांट्स। तो इन पौधों पर पुष्पन मतलब इन पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, इनको जो है कोई खास आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश जो है कम समय के लिए मिले या फिर अधिक समय के लिए मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुष्पन के लिए, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे एक सेंटेंस की तरह लिख सकते हैं, है ना। यहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें बतानी है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको। पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे कौन कौन से पौधे हैं? जैसे हैं कॉटन, कॉटन जान रहे हो, रुई, कपास। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, और है कद्दू, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कुकुम्बर आदि। चलो, अब नेक्स्ट है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इन पौधों में पुष्पन के लिए पहले क्या होता है, कुछ समय के लिए कम प्रकाश अवधि, लेकिन बाद में अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है ना। कुछ समय के लिए क्या होता है, कम प्रकाश अवधि, शॉर्ट। देखिए यहीं से क्लियर है,
कुछ समय के लिए कम प्रकाश अवधि, अल्प प्रकाश की आवश्यकता लेकिन बाद में अधिक। तो ऐसा कौन सा पौधा है भाई जिसको जो है शुरू में तो कम प्रकाश की आवश्यकता है लेकिन बाद में उसे अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा पौधा हो सकता है? तो ऐसा है बेटा गेहूं, है ना। गेहूं जो है जाड़ों में बोया जाता है। तो जाड़ों में क्या होता है, प्रकाश की अवधि कैसी होती है, कम होती है ना। लेकिन जो है उसे काटा कब जाता है, उसके पकने का समय होता है गर्मियों में। तो गर्मियों में कितनी प्रकाश की अवधि मिलती है, काफ़ी अधिक मिलती है ना। तो यानी ये हो गया, ये दीर्घ लॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है पुष्पन के लिए पहले कुछ समय के लिए कम प्रकाश तथा बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया आपको गेहूं, है ना। देखिए जाड़े आने वाले हैं, जाड़े स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो गेहूं जो है उसे बोया जाएगा गेहूं को। और आप देखते हैं अप्रैल मई में कि गेहूं की जो है कटाई चलती रहती है ना। तो यानी कि गेहूं को पकने के लिए अधिक तापमान की, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अभी हमने देखा शॉर्ट लॉन्ग, अब है लॉन्ग शॉर्ट। यानी कि ऐसा पौधा जिसको शुरुआत में कैसे चाहिए, अधिक प्रकाश की आवश्यकता है और बाद में इन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये होता है, देखिए बेटा, ये होता है ब्रायोफिलम। तो हम लिखेंगे कि पुष्पन के लिए पहले अधिक लॉन्ग, ठीक है, अधिक प्रकाश तथा बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता। ओके, जैसे ब्रायोफिलम। चलो अब नेक्स्ट है मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधे, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लांट। तो देखिए ये पौधे ऐसे होते हैं जिनको पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए इनमें 13 से 15 घंटे तक की प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से, पुष्पन के लिए 13 से 15 घंटे प्रकाश अवधि की आवश्यकता। इसका एग्जाम्पल है बेटा मिकेनिया। मिकेनिया का पौधा होता है, नेक्स्ट देखिए एम्फीफोटो पीरियोडिक पौधा। ठीक है, तो ये इस तरह से पौधे होते हैं जिनमें जो है फ्लावरिंग के लिए 12 से 16 घंटे की आवश्यकता होती है। ठीक है, 12 से 16 घंटे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। सॉरी, प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है मीडिया एलिगेंस। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे पौधे जो सदाबहार वन में पाए जाते हैं, है ना। सदाबहार वन यानी कि उस वन के जितने भी पौधे होंगे वो उनमें जो है पत्ते हमेशा रहते हैं, है ना। यानी कि पतझड़ की स्थिति उनमें कम आती है। तो सदाबहार वन में जो पौधे होते हैं वो 3 से 6
जो है स्तर बनाते हैं। एक होता है सबसे लंबा पौधा जो सबसे प्रथम स्तर बनाता है, मध्यम लंबाई के पौधे होते हैं, इसके बाद कम लंबाई के वृक्ष होते हैं, फिर होते हैं झाड़ी या शाख होते हैं सबसे निचले स्तर के। तो ऐसे पौधों में या ऐसे वनों में जो सबसे निम्न स्तर के पौधे होते हैं उनको प्रकाश की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इस सारी प्रक्रिया को ही बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। सदाबहार वनों में ये कंडीशन आती है। देखिए उसमें क्या होती है, एक तरह से पौधों के बीच में कंपटीशन चलता है। ठीक है, पौधों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन चलता है। पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश के लिए खूब लंबे हो जाते हैं, लंबे लंबे ऐसे ऐसे होते जाते हैं। उनसे नीचे वाले पौधे भी प्रकाश के लिए ऐसे पहुंचते हैं। तो हो सकता है इनसे जो है पत्तियों छन के जो कुछ प्रकाश जो है इन छोटे पौधों तक पहुंच जाए, तो ये जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं और इतने तक गिर जाते हैं। इसके बाद कुछ अन्य पौधे होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ मिल जाए, इतने हो जाते हैं। लेकिन सबसे खराब कंडीशन हो जाती है शाख और झाड़ियों की, तो वो जो है ग्रो नहीं कर पाते, है ना। तो इससे क्या होता है, सदाबहार वनों में एकदम सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि जो है सारे पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं तापमान के लिए, है ना, प्रकाश के लिए। तो इसमें सघनता बहुत पाई जाती है इसमें। ठीक, तो जो सबसे छोटे वाले पौधे होते हैं उनको क्या अभी मैंने बताया कि सब वृक्ष जो झाड़ी और शाख होता है इनको प्रकाश की मात्रा जो है अधिक नहीं मिल पाती। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है सदाबहार वनों में चलने वाली प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, प्रकाश के लिए कंपटीशन की भावना होना पौधों में, ये क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो उसे मैं लिख दे रही हूँ, सदाबहार वनों में पौधों के बीच प्रकाश के लिए प्रकाश की प्राप्ति के लिए तीन से 6 स्तर बन जाते हैं। ठीक है, 3 से 6 स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो स्तरों का निर्माण हो रहा है कम प्रकाशी से जो है अधिक प्रकाशी पौधे तक, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। निर्माण होता है जिसमें क्या होता है, सबसे लंबा वृक्ष जिसको प्रकाश मिल रहा है, ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष जो होता है वो होता है प्रथम स्तर का। दूसरा क्या होगा, मध्यम लंबाई के वृक्ष, लंबा वृक्ष। फिर होता है कम लंबा वृक्ष, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मध्यम स्तर। इसके अलावा शाख और झाड़ी ये निचला स्तर बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो स्तरों का निर्माण होता है उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव। अब देखिए, अभी हमने देखा पौधों पर प्रकाश का प्रभाव, अब हम देखेंगे जंतुओं पर कैसे प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। तो जंतुओं पर को भी क्या प्रकाश की आवश्यकता होती ही है ना। तो इसमें पहला है कि प्रजनन। तो जंतुओं के प्रजनन पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें जैसे पहला है अल्प प्रकाशीय प्राणी। अभी हमने पौधों में देखा था कि पुष्पन के लिए, है ना, तो जंतुओं में किस पड़ेगा, प्रजनन के लिए कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उसमें पहला है अल्प प्रकाशीय प्राणी। तो कुछ प्राणी जिसमें जो है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए, तो उसे हम कहते हैं अल्प प्रकाशीय प्राणी। प्रजनन के लिए अल्प अवधि के प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, जैसे कौन सा हो गया,
हिरन, भेड़, बकरी आदि। ये जब दिन की अवधि घटने लगती है तब इनमें जो है प्रजनन होता है। दिन की अवधि घट रही है यानी कि जाड़ों में। अब देखिए दीर्घ प्रकाशी प्राणी, तो ऐसे प्राणी जिसमें प्रजनन की जो है लंबी अवधि प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, हम कहेंगे प्रजनन के लिए लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता। इसका एग्जाम्पल होता है टर्की, ये जंतु है, और इसके अलावा है स्टर्लिंग, ठीक है, इसमें होता है। फिर देखिए दिवस निरपेक्ष प्राणी, तो ये जो है इस पर दिन की अवधि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सेम देखिए पौधे में हमने देखा था ना दिवस निरपेक्ष पौधे कैसे होते हैं, यानी कि डे नेचुरल प्लांट्स, तो डे नेचुरल इनको एनिमल्स बोलते हैं, है ना। तो डे नेचुरल प्लांट्स में कहते हैं कि ऐसे पौधे जिन पर जो है दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कहेंगे कि जनन के लिए दिन की अवधि का, प्रकाश की अवधि हम कह सकते हैं ना, प्रकाश, सॉरी, तो आप दिन कहिए या फिर प्रकाश कहिए, एक ही चीज़ है, समझ रहे होंगे आप लोग। अवधि की कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, ठीक है। जैसे कौन सा ऐसा जंतु है, तो हम कहेंगे खरगोश। और इसके अलावा होता है गिलहरी, हाँ गिलहरी में भी ऐसे होता है। और इसके हैं, एक होता है गिनी पिग में, ठीक है, गिनी पिग में भी प्रजनन के लिए प्रकाश अवधि की आवश्यकता कुछ खास नहीं होती। नेक्स्ट बेटा दूसरा प्रवसन यानी कि माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है कि देखिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां जब आ जाती हैं कुछ जंतुओं के सामने, तो वो क्या करते हैं, अपने जो है क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं भोजन और आवास के लिए, ठीक है। जैसे कुछ जंतु होते हैं वो उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि जाड़ों में आप देखेंगे साइबेरियन पक्षी आते हैं हमारे साइड, ठीक है, हमारे क्षेत्र में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक ठंडी पड़ने लगती है, तो उनको जो है भोजन और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो यहाँ गर्म क्षेत्रों की ओर आते हैं उड़ के। वो क्या करते हैं, एक तरह से माइग्रेशन करते हैं, है ना। और कुछ हमारे यहाँ के कुछ पक्षी होते हैं, उनको जो है भोजन आवास की जब आवश्यकता होने लगती है तो वो उत्तरी दिशा की ओर उड़ने लगते हैं, ठीक है, वहाँ जाते हैं। तो ये जो है भोजन और आवास के लिए जंतुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाना, वो क्या कहलाता है, प्रवसन कहलाता है, ठीक है। क्या कहेंगे हम, भोजन तथा आवास संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जंतुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पलायन, क्या कहलाता है, प्रवसन कहलाता है। बस अब चलिए नेक्स्ट है वर्णक भजन, यानी कि इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, इसको मैं बार बार पौधे बोल रही हूँ, ऐसे होते हैं कुछ जंतु होते हैं, है ना, कुछ पक्षी भी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, यानी कि मैमल्स। इनमें क्या होता है कि मौसम के अनुसार जो है इनके वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से इनका मौसम होगा उस तरह से जो है इनका स्किन का टोन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे एक क्या बोलते हैं उस जंतु का नाम है, हाँ स्नोसू खरहा इसको बोलते हैं, स्नो यानी कि एक खरगोश की प्रजाति, ठीक है। खरगोश है, बर्फीला खरगोश आप कह सकते हैं, बर्फीले क्षेत्र में रहता है ना। तो ये क्या होता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है, यानी कि बर्फबारी जब हो जाती है, तो वहाँ के पौधे जो पत्ते गिराने लगते हैं, तो क्या होता है कि सफ़ेद रंग का आवरण इनके ऊपर बन जाता है, ठीक, यानी कि अपना कलर ये चेंज कर देता है, जो कि इसको बर्फ से बचाव करता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे मेंढक और छिपकली, मेंढक वो छिपकली क्या करता है ना,
कि जब तीव्र प्रकाश होता है, तेज प्रकाश होता है, तो इनके रंग जो है हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तेज प्रकाश में इनका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब मंद प्रकाश होता है तो गहरा हो जाता है। यहाँ लिख देती हूँ ना कि मंद प्रकाश में, यानी कि प्रकाश जब कम पड़ता है तो रंग कैसा हो जाता है इनका, गहरा हो जाता है। मनुष्य में हम देखते हैं कि जहाँ पे तीव्र प्रकाश पाया जाता है तो उनका रंग जो है गहरा हो जाता है, मेलेनिन की अधिकता पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत तेज पड़ता है ना, तो वहाँ पे जो है निग्रोस प्रजाति पाई जाती है, यानी कि वो डार्क स्किन कॉम्प्लेक्स वाली जो है प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, मनुष्य में अधिक मेलेनिन जो है बनने लगता है और मनुष्यों का रंग गहरा हो जाता है। तीव्र प्रकाश में क्या होता है, मनुष्य में रंग गहरा हो जाता है। ओके, और प्रकाश जहाँ कम रहेगा तो रंग कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अच्छा, रंग गहरा क्यों हो जाता है? मेलेनिन का जो है, मेलेनिन नामक पाया जाता है, रंगा पदार्थ पाया जाता है मनुष्य में। ठीक है, उसकी मात्रा अधिक बनने लगती है। क्यों बन लगती है? ताकि वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव कर सके, है ना। तो मैंने बता दिया, आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सक्रियता की अवधि। देखिए कुछ ऐसे जंतु होते हैं वो केवल रात में ही सक्रिय होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, रात्रिचर। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दिन में सक्रिय होते हैं, यानी कि उन्हें बोलते हैं दिवाचर। तो इसे भी कहते हैं, ये रात्रिचर प्राणी जो होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। ठीक है, रात्रिचर, रात में सक्रिय होने वाला, नॉकटर्नल एनिमल्स। ठीक, दिवाचर, दिन में जो सक्रिय हो। इसको बोलते हैं डाययूरेनल, ठीक है, डाययूरेनल एनिमल्स कहते हैं। तो रात्रिचर आप लोग जानते ही हैं कौन सा होता है, उल्लू होता है, और क्या होगा, चमगादड़, और कोई, हाँ, तिलचट्टा, ये क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। अब दिवाचर देखिए, दिवाचर में तो बहुत सारे हैं जंतु, है ना। ये क्या करते हैं, दिवाचर यानी कि जो सूर्य उगने के साथ ये जो है अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और सूर्य जैसे छिपता है तो वैसे भी इनकी एक्टिविटी भी छिप जाती है, कम हो जाती है, अपने बिलों में छुप जाते हैं। तो समझ गए होंगे, खरगोश की मैं बात कर रही हूँ। और मनुष्य भी तो है ना। खैर मनुष्य तो रात्रिचर भी हो चुका है, दिवाचर भी हो चुका है। जैसा काम पड़ता है मनुष्य को वैसा ही वो काम करते हैं ना। अब किसी को अगर रात में ही काम है तो वो भाई करेगा ही, जगेगा ही रात में, है ना। चलो अब नेक्स्ट है नेत्र का आकार। हाँ, ये देखिए कि जो रात्रिचर प्राणी की अभी हमने बात की ना, कि जो रात्रिचर प्राणी होते हैं उनमें नेत्र का आकार खूब बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे उल्लू देखा ही होगा, अगर ऐसे नहीं देखा है तो फोटो वगैरह में देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च मार लीजिएगा फोटो। तो उल्लू की जो आंखें होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी होते हैं, है ना। और जो ऐसे नॉर्मल लाइट में रहने वाला जो जंतु है उसकी आंखें कैसे होंगी, वो नॉर्मल ही होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से जलवायु संबंधी कारक में जो पहला हमने पहला हेडिंग जो हमने स्टार्ट किया था, प्रकाश, है ना, तो वो जो है यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो इसमें जो है बेटा, जो प्रकाश में हमने जो भी पढ़ा है ना, दीप्तिकालिता और अल्पप्रकाशी पौधे, दीर्घ प्रकाशी पौधे, जंतु, है ना, तो ये सब जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ऐसे शॉर्टली इसको पूछा जाता है, इतना बड़ा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में था। अब प्रकाश के बाद नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए तापमान। ठीक है, तो यानी किसी भी क्षेत्र का तापमान जो है क्या होता है, जैसा तापमान रहेगा वहाँ वैसे ही वहाँ की वनस्पति होगी, वैसा ही वहाँ पे जीव जंतु होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जंतु या फिर पौधों को अपने अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए। ठीक, यानी कि प्रत्येक जंतु का एक निश्चित तापमान होता है, किसी जो है इसी टेम्परेचर पर, इसी प्रकाश अवधि पर उसमें जो है अंकुरण हो सकता है, उसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो सकती है ना। और जंतुओं में भी ऐसा होता है। अगर उससे अधिक या कम हुआ टेम्परेचर तो क्या होता है, जैसे कि अगर पौधों की ही बात करें
कभी कभी होता है ना कि बारिश नहीं हुई या फिर टेम्परेचर कम हो गया, तो ऐसा पौधा जिसको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है उगने के लिए, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा बीज, ठीक है, या फिर पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पौधा अगर आप घर में कोई पौधा लगा रहे हैं, अगर उसको सूर्य का टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, अत्यधिक गर्मी नहीं मिल रही, जिस गर्मी में वो उगने लायक है, तो क्या होगा, क्या वो ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जंतु भी है। जंतु जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने की आदत है ना। जैसे गर्मियों में कहते हैं ना कि बहुत गर्मी लग रही है, तो कहते हैं कि सब जो है अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, दोपहर में खास तौर पर। क्यों? क्योंकि वो अपने को अनुकूल बनाते रहते हैं, है ना। तो जैसे टेम्परेचर जैसा रहेगा वैसा ही जंतु और पौधा जो है किसी क्षेत्र का हो जाएगा। तो पौधों में हम देखते हैं कि पौधों में क्या होता है, पौधों में तापमान, बीजों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन, बीज व फल का बनना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ठीक है, पुष्पों का खिलना, ठीक है, इस पर भी फूलों का खिलना मैं लिख रही थी, पुष्पों का, ठीक है, पुष्पों के खिलने पर को भी प्रभावित करता है, ठीक। जंतु में जो होता है कि प्रत्येक जीव में क्या ऐसा होता है कि उनको वृद्धि और विकास के लिए एक निश्चित तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ऑप्टिमम को बोलते हैं एक अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है ना। और इसके अलावा जो है उसको सहन करने की भी एक सीमा होती है कि इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, शरीर को सहने के लिए, और उससे अधिक ऊपर गया तो भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, और नीचे हो जाता है टेम्परेचर तो भी जो है जंतुओं को प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए ये जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये जो है कई प्रकार से, कई वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं इसमें? तो पहला है महातापी, जिसको बोलते हैं मेगाथर्म्स। तो ऐसे पौधे जिनको वृद्धि विकास के लिए लगातार अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे जिनको वृद्धि विकास के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। महातापी, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक बार समझिए और फटाक से आप खुद से भी ले सकेंगे। तो ऐसे कौन सा पौधा है? जैसा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं भाई? जैसे विषुवत रेखा के आसपास जो पाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले, फिर देखिए मध्यतापी, तो जो है अधिक और कम तापमान दोनों की आवश्यकता हो, एक निश्चित अनुपात में इनको मिलता रहे, मध्यतापी, मेसोथर्म्स। तो कहेंगे कि ऐसे पौधे जिनको वृद्धि विकास के लिए अधिक व कम दोनों तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये होते हैं, जैसे कहेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब नेक्स्ट देखिए न्यूनतापी माइक्रोथर्म्स, तो इसमें जो है तापमान सदा कम रहता है, ऐसे पौधे जहाँ तापमान सदा कम हो जिसके लिए
यानी कि इन पौधों में अधिक तापमान को सहने की क्षमता ना हो, की आवश्यकता हो। ऐसे पौधे जिन्हें, ठीक है, तापमान जो है कम सहने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कौन से ऐसे पौधे होते हैं, तो मिश्रित शंकुवृक्ष वन, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है अति न्यून तापी। तो इसमें देखिए, इसमें केवल पर्वतीय और उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में उगने वाले पौधे आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, केवल पर्वतीय यानी कि पर्वत पे उगने वाले, और उत्तरी ध्रुव यानी कि वहाँ भी ठंडी है ना, उत्तरी ध्रुव में उगने वाले तो ये क्या होगा, इसमें भी क्या, इनको भी क्या होगा, कम तापमान की आवश्यकता होगी। भाई ध्रुव है, पर्वत के ऊपर जब है, तो यानी कि क्या है, वहाँ बर्फ ही बर्फ है, तापमान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम तापमान सहन करने की क्षमता होती है इन पौधों में, अति निम्न तापीय। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ताप का पौधों पर प्रभाव, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ताप का जंतुओं पर प्रभाव, मतलब टेम्परेचर किसी क्षेत्र का पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये पौधों की शारीरिक बनावट, ठीक है, कहेंगे हम कि पौधों की शारीरिक बनावट, इसके अलावा जितने भी पौधों में जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, तो समस्त जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। और इसके अलावा इनके भौगोलिक वितरण को भी प्रभावित करता है। जैसे जिस क्षेत्र की टेम्परेचर कम होगा, जिस क्षेत्र का टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, वहाँ पे जो ऐसे पौधे उगेंगे जिनको जो है ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होगी, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा तापमान हो, तो वहाँ पे कैसे पौधे उगेंगे, ऐसे पौधे उगेंगे जिनको जो है उगने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, समझ रहे होंगे आप तो। हाँ, तो क्या लिखा मैंने, समस्त जैविक क्रियाओं तथा भौगोलिक वितरण पर पड़ता है किसका प्रभाव, ताप का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है कि वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है अधिक ताप से, और कम ताप होगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाएगी, है ना। तो ताप जो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, 12th में है तो इतना तो पता ही होगा ना कि पौधों के शरीर से एक्स्ट्रा वाटर का जो है बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर प्रभाव, ठीक, ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुष्प और स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं, उनका खुलना और बंद होना भी ताप पर ही निर्भर करता है, उष्मा पर। तो कहेंगे हम कि पुष्पों व रंध्रों यानी कि स्टोमेटा का खुलना व बंद होना, ठीक है। इसके अलावा पौधों में जो है उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, और तापमान में जो है जब बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो उससे क्या होती है, पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि पौधों की उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पचयी क्रियाएं, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़।
एक्टिविटीज़ क्या होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तथा एक निश्चित सीमा पर कम होने लगता है। बहुत अधिक जब वृद्धि हो जाती है तापमान में तो पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। देखते हैं ना कि जब अधिक गर्मी हो जाती है तो कुछ पौधे जो हैं सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो लगातार बढ़ने लगती है। फिर इसके अलावा देखिए, टेम्परेचर से जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए प्रत्येक जो है 10 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर श्वसन की दर जो होती है 2 गुनी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं, एक तरह की प्रक्रिया होती है पौधों में जिसको बोलते हैं बसंतीकरण। बसंतीकरण है ना, ये अलग से आप लोग से टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि बसंतीकरण, टिप्पणी लिखिए। ये ऐसा नहीं देगा कि तापमान पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टिप्पणी लिखने में अलग से पूछ देगा कि वर्नालाइजेशन, इसको बोलते हैं वर्नालाइजेशन की प्रक्रिया बताइए, या फिर वसंतीकरण। देखिए कुछ ऐसे पौधे कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको जो है उगने के लिए कुछ समय के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। अभी हमने डिस्कस किया है ना गेहूं का, तो गेहूं का हम इसमें उदाहरण देते हैं वसंतीकरण पे कि कुछ जैसे गेहूं जो होता है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि उत्तरी अक्षांश वाले, ठीक है, नॉर्थ एक्सिस वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या होता है गेहूं 2 बार बोया जाता है। शीत गेहूं एक होता है, शीत गेहूं बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना। तो अक्टूबर नवंबर में जब बोया जाता है तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उनके जो छोटे पौधे होते हैं वो बर्फ़ में ढके रहते हैं। लेकिन जैसे गर्मी आती है तो बर्फ़ भी पिघलने लगती है, तो बर्फ़ जब पिघलने लगती है तो ये पौधे जो हैं ये वृद्धि करने लगते हैं, है ना। और ग्रीष्म ऋतु में ये जो है पक के तैयार हो जाते हैं, जो शीत ऋतु वाले पौधे होते हैं। और एक होता है बसंती गेहूँ, तो इसको बोया जाता है जाड़ों के अंत में। और ये बसंती गेहूँ जो है ये जाड़ों के अंत में जब बोया जाता है तो गर्मी में पक के तैयार हो जाता है ना। तो ये जो शीत गेहूँ होता है इसकी पौधा जो पैदावार होती है, उपज होती है, ये बसंती गेहूँ से अधिक होती है ना। तो जब शीत गेहूँ को ग्रीष्म ऋतु में उगाना रहता है तो क्या करते हैं 24 घंटे तक जल में भिगोया जाता है और फिर इसको जो बीज होते हैं उसको 3 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, है ना। और जाड़ों के आने पर बसंती गेहूँ के साथ साथ में बो दिया जाता है, तो इसकी फसल भी जो होती है बसंती गेहूँ के साथ तैयार हो जाती है और इनकी जो है पैदावार भी अधिक होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है यानी कि बीजों को, है ना, बीजों को 24 घंटे जल में भिगोना, उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस पर रखना, ये प्रक्रिया कहलाती है वसंतीकरण, है ना। क्या कहलाती है? बसंतीकरण। देखिए ये जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे तो उस तरह का टेम्परेचर ही है ना, कि मौसम ठंडा है तो आराम से जो है जो बीज होता है गेहूं का वो बर्फ़ के अंदर दबा रहता है और अनुकूल मौसम आने पर ग्रो कर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हमारे यहाँ कृत्रिम रूप से उनको 24 घंटे भिगोया जाता है, उसके बाद उन्हें 3 डिग्री टेम्परेचर दे के फिर उससे जब बोया जाएगा तो वही प्रक्रिया जो है उत्पन्न की जाती है उनकी उपज को बढ़ाने के लिए।
तो जब कृत्रिम रूप से कराई गई तो इसी को कह दिया गया बसंतीकरण, है ना। बसंती गेहूं के साथ बोया गया है, इसलिए बसंतीकरण। तो ये जो नाम है इसके, ये नाम जो है बसंतीकरण, ये दिया है एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है लाइसेनको, लाइसेनको, है ना। लाइसेनको ने क्या किया था कि बीजों पर कम तापमान प्रभाव के लिए बसंतीकरण या फिर बासंतीकरण, जो भी कहिए, ये शब्द का प्रयोग किया था 1928 में। कम तापमान प्रभाव के लिए लाइसेनको ने बीजों पर, ठीक है, बीजों पर कम तापमान प्रभाव के लिए बसंतीकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें अभी मैंने बताया ना कि शीत गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में बोने के लिए, शीत गेहूं है, अभी हमने बताया ना कि शीत गेहूं कब बोया जाता है, जाड़ों में, जाड़े में बो दिया जाता है, बर्फ के नीचे वो ढका रहता है, उसके बाद जब गर्मी आती है तो पिघलता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको जब गर्मी में बोने योग्य बनाने के लिए, ठीक, तो हम लिखेंगे कि शीत गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में बोने योग्य बनाने के लिए 24 घंटे तक जल में भिगोया जाता है। भिगोने के पश्चात क्या करते हैं, 3 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है ना। फिर जाड़ों में इन्हें बसंती गेहूं के साथ, बसंती गेहूं मैंने बताया ना, बसंती गेहूं क्या थे, जाड़ों के अंत में बो जाते थे, तो बसंती गेहूं के साथ बोया जाता है, ठीक, तथा इनकी पैदावार अधिक होती है। तो बीज की इस प्रक्रिया को बसंतीकरण। नेक्स्ट है ताप का जंतुओं पर प्रभाव। तो इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, इतना समझाया गया है, क्या समझ चुके होंगे कि ताप का जंतु कैसे प्रभाव होता है। वितरण में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ जंतु होते हैं वो कहाँ रहेंगे, वो बर्फ में रहने के लिए अनुकूलित हैं, कुछ जंतु जो हैं रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित हैं, कुछ पर्वतों पर, कुछ जंगली इलाकों में, ठीक है, कुछ बिल में रहने के लिए अनुकूलित हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्वारी क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ ज्वार भाटा हमेशा आते रहता है, वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो इस तरह से जंतुओं का टेम्परेचर के अनुसार जो है उनका वितरण किया गया है। दूसरा है देखिए प्रजनन। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो है किसी खास टेम्परेचर में प्रजनन करते हैं। हम अभी प्रकाश वाले में अभी पढ़ रहे थे ना कि कुछ जंतु होते हैं जाड़ों में, उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है, कुछ में होती है गर्मी में होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ समझाना है। फिर देखिए लिंग निर्धारण, तो ये इम्पॉर्टेंट है लिंग निर्धारण। तो जैसे एक जंतु होता है जैसे घड़ियाल, और इसी की जाति होती है मगरमच्छ। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर के द्वारा इनका लिंग का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो मैंने जो है इसके बारे में आप लोग को पुराने क्लास में काफ़ी पहले मैंने आपको पढ़ाया है
जैव विकास वाले चैप्टर में आई थिंक मैंने इसको पढ़ाया है कि टेम्परेचर अगर कम हो गया या टेम्परेचर अधिक हो गया तो इनका जो होने वाली संतान होती है वो या तो नर बन सकता है या फिर मादा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर जो इनके लिंग पर भी निर्धारित करता है। फिर है व्यवहार। तो जैसे कि हो गया कुछ स्नैक होते हैं रेप्टाइल्स वर्ग के, इसका नाम है पिट वाइपर और रेटल स्नेक। ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, ये अपने शिकार को क्या करते हैं, उनके टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर के आधार पर खोजते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? शिकार को उनके शरीर के ताप के आधार पर खोज लेते हैं। देखिए मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन ये पिट वाइपर और रेटल स्नेक होता है वार्म ब्लडेड होता है ना। और ये अपने शिकार को उनके शरीर के तापमान के आधार पर खोज लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है परिवर्धन, यानी कि डेवलपमेंट, वृद्धि। ठीक है, तो एक जंतु होता है जिसका नाम है मेकेरल। इसमें क्या होता है कि यदि मेकेरल का जो अंडा होता है ना, मेकेरल के अंडे को जब 51 घंटे तक, कहीं कहीं 50 भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, 51 घंटे तक अगर रखा जाए, सॉरी बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। मेकेरल के अंडे को आप इस तरह समझिए, 21 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, 21 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम रखते हैं तो क्या होता है, 51 घंटे में ही सारे जो है एक जो है वो फूट जाते हैं और 51 घंटे के अंतर्गत ही बच्चे निकल आते हैं, है ना। बच्चे निकल जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट कंडीशन होती है कि जब 12 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है, तब 150 घंटे का समय लग जाता है बच्चों के निकलने में। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इनके परिवर्धन के लिए किस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तरदायी हो जाते हैं। जब 21 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है अंडा तो 51 घंटे में ही सारे अंडे फूट जाते हैं, उनमें से सारे बच्चे जो है निकल आते हैं। 12 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही कम हो गया तो घंटे की अवधि भी बढ़ गई। ठीक है, 150 घंटे लग जाते हैं बच्चों को निकलने में। तो अभी हमारा भौतिक कारक कंप्लीट नहीं हुआ है और नेक्स्ट हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। ओके।